हेलो फ्रेंड, CGPSC हैंडरिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, आज आप लोग का गुप्त साम्राज्य का अंतिम क्लास है। लगभग 4 क्लास हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, 4 क्लासों में हम लोग गुप्त साम्राज्य कंप्लीट किया। हालांकि 4 क्लास हो गए, लेकिन मैंने थोड़ा सा ज़्यादा समय लिया, लेकिन ऐसा पढ़ाने की कोशिश किया ताकि आपका हर चीज़ कवर हो। आपको कम से कम ये दिमाग में सेट हो जाए कि हमको पढ़ना क्या है। अब बार बार उतना को ही रिवाइज़ करते रहिए ताकि आपका एक भी नंबर इसमें से अगर क्वेश्चन बन जाते हैं तो नहीं छूटने चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रख के मैंने आराम से पढ़ाया, क्योंकि अभी हमारे पास एकदम जल्दबाजी नहीं है, समय है। ठीक है, तो मौर्य क्लास आपका हुआ था 4 क्लास में। मौर्य साम्राज्य 4 क्लास में हम लोग गुप्त साम्राज्य कर रहे हैं। लगभग 8 क्लास कंप्लीट हो गया है। आज क्लास नंबर 8वां है। ठीक है, तो जिन लोग भी नए देख रहे हैं ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर 7 क्लास तक आप देख लीजिएगा। ठीक है, आज क्लास नंबर 8वां है। तो आज ख़त्म करते हैं गुप्त साम्राज्य में। थोड़ा सा बचा है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा 20 मिनट की क्लास हो सकती है। उसका फिर नया टॉपिक नहीं, ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगी, इकाई नंबर 3। ठीक है, उसका फिर नया चैप्टर आप लोग स्टार्ट करेंगे। जिस भी टॉपिक को आप पढ़ाने बोलेंगे उस टॉपिक को पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और जिन लोग भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक एक दिन कीमती है आपका, एक एक समय कीमती है। अभी स्पेशल CG टेट वालों का, तो अगर आप शिक्षक भर्ती CG टेट की तैयारी करें तो हमारे बैच से जुड़ जाइए। CG टेट तक आपका तैयार होते रहेगा, उसके बाद भी वो बैच पूरा आपका जब तक टीचर भर्ती नहीं होगा तब तक चलेगा। ठीक है, तो जिन लोग भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराएं तुरंत रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्योंकि इतना तो आप एक प्रैक्टिकल एग्जाम में अपने DED में खर्चा कर दिए होगे, उतने में हम आपकी पूरी जवाबदारी लेके तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, 75 83 86 44 61 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इसमें व्हाट्सअप में मैसेज करके डेमो ले लीजिए, डिटेल ले लीजिए, फीडबैक देख लीजिए, पूरा बैच कैसा चल रहा है उसको समझ लीजिए, उसका रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। एक बार शेयर कर दीजिए जल्दी से। सहायक शिक्षक वालों का 699 है, शिक्षक वालों का 799 है। सहायक शिक्षक दोनों बैच लेने की कोशिश किया करें। 1299 में पूरी कंप्लीट तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, अंतिम में बस वही बोल के क्लास स्टार्ट करूंगा, बार बार पछतावे से बेहतर है इस बार जी जान लगा कर तैयारी कर ली जाए और हमारे साथ तैयारी कर ली जाए, ताकि कोई भी प्रकार की कमी ना हो, जो लास्ट में आपको लगे कि अरे गया मेरा, फिर 5 साल वेट करना पड़ेगा। 5 साल बहुत होते हैं, लाखों करोड़ों रुपए का आपका नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो अभी ध्यान दीजिएगा, अभी आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं, समय इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप जहाँ भी पढ़ रहे हो हमारा बैच जरूर ज्वाइन कीजिए और टेस्ट कीजिए आप जो पढ़ रहे हो वो आपके काम का है कि नहीं, आपका आ रहा है कि 80% से ऊपर, क्योंकि इस बार कटअप बहुत हाई फाई जाने वाला है। बहुत अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे तो आप बाहर फेंक आ जाएंगे। ठीक है, गुप्त वंश हम लोग पढ़ रहे थे, सीधे चलते हैं हम लोग अपने जहाँ पहुँचे थे कल की क्लास में। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोग ने गुप्त साम्राज्य के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के बारे में, सामाजिक स्थिति के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में, इन सबको कवर कर रहे थे। कल हम लोग ने पहुंचे थे गुप्तकालीन रचनाकार के बारे में, जिसके बाद रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन बनते हैं। कालिदास की क्या क्या रचना है, तो रघुवंश है, कुमार संभव है, मेघदूत है, ऋतु संहार है, मालविका अग्निमित्रम है, विक्रमोर्वशी है, विज्ञान शाकुंतलम है। इतने आपके कालिदास की रचना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको। ठीक है, एकदम हर हाल में आपको एकदम रटाए रहना चाहिए। ठीक है, फिर भारवी है, किरातार्जुनियम, शूद्रक का मृच्छकटिकम, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षक, देवी चंद्रगुप्तम, चंद्र गोमिनी का चंद्र व्याकरण है। चंद्र गोमिनी का चंद्र व्याकरण याद रखिएगा। अमर सिंह का अमर कोश याद रखिएगा, जो संस्कृत का विश्वकोश बोला जाता है। जैसे आपकी डिक्शनरी होता है उसी प्रकार का है ये, संस्कृत का विश्वकोश है। अमर सिंह का अमर कोश। विष्णु शर्मा का बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पंचतंत्र की जो कहानियाँ होती थी वो लिखे हैं विष्णु शर्मा के द्वारा, 50 भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है। कामंदक का याद रखिएगा, नीतिसार अर्थशास्त्र के समान ही है। फिर आगे देखते हैं, वात्सायन का कामसूत्र है, आर्यभट्ट का आर्यभट्टियम है, वरामिहिर का बृहजातक, पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, लघु जातक, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाता है CG टेस्ट शिक्षक भर्ती का। फेवरेट क्वेश्चन है। वरामिहिर का क्या क्या है, पंच सिद्धांतिका के नाम से बस दे देता है, बृहद संहिता, लघु जातक। माघ का क्या है, शिशुपाल वध। श्रीहर्ष का है नैषधीय चरित्र। डांडी का है 10 कुमार चरित्र, ये दोनों याद रखिएगा। श्रीहर्ष का है नैषधीय चरित्र और डांडी का आपका 10 कुमार चरित्र। डेली 9 PM में आप लोग आ जाए करें। एक भी क्लास अगर आप छोड़ रहे हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, एक भी क्लास आपका मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं। जैसे अमर सिंह का तो पढ़ लिया, अमर कोश है संस्कृत का भाषा वाला। भभूति का है मालती माधव। मेरुतुंग का है प्रबंध चिंतामणि, मेरुतुंग का है प्रबंध चिंतामणि, याद रखिएगा, नया है। भट्टी चंद्र गोमिनी का है भट्टी काव्य। ठीक है, रावण वध का उल्लेख है इसमें। बौद्ध का है चंद्र व्याकरण। भास का है चारुदत्तम प्रतिज्ञा, योग धरामणम और स्वप्नवास वंदत्ता, ये याद रखिएगा।
प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, स्वप्न वासवन दत्ता, ठीक है, ये कई बार पूछा गया है, भास का है, ठीक है। वाग्भट्ट का है अष्टांग हृदय। पूरा अंतिम तक क्लास देखा करें, बीच में आप लोग मत छोड़ा करें, एक एक चीज़ आपके पेपर का इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, यही क्वेश्चन आके आपका सिलेक्शन दिला दे। पाल्यकात्य हस्त्या आयुर्वेद पशु चिकित्सा का है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रचना थे जो गुप्त काल में प्रसिद्ध थे। अब हम लोग देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट गुप्त शासकों की उपाधि, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के इसको नोट्स बना लीजिएगा। श्री गुप्त को क्या क्या बोला जाता था? आदिराज, महाराज, ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट हैं। श्री गुप्त को आदिराज, महाराज बोला जाता था। घटोत्कच को महाराज बोला जाता था। चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिराज बोला जाता था। तो श्रीगुप्त को आदिराज महाराज, आदिराज महाराज, श्रीगुप्त को, घटोत्कच को महाराज, चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिराज, समुद्रगुप्त को पराक्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य विक्रमांक, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय क्या बोलते थे? विक्रमादित्य विक्रमांक। कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य या शक्रादित्य, स्कंदगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है। स्कंदगुप्त को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। तो ये उपाधि आपको याद रखिएगा। इसमें समुद्रगुप्त का मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए, पराक्रमांक बोला जाता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस सुनते जाइएगा, आपका लास्ट में क्वेश्चन बढ़िया बनेगा, रिजल्ट अच्छा मिल रहा होगा, आपको पता है। कौन कौन से प्रांत है गुप्त काल, उसको देख लेते हैं। अवंती प्रांत, ये कहाँ है? तो पश्चिमी मालवा क्षेत्र के अंतर्गत था। एडन क्या? पूर्वी मालवा है। तीरभुक्ति उत्तरी बिहार को बोला जाता था। पुंडवर्धन ये उत्तरी बंगाल को बोला जाता था। वर्धमान उत्तरी बंगाल को बोला जाता था। मगध पश्चिम बिहार को बोला जाता था। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं हर चीज़ को कवर करा रहा हूँ ताकि कुछ भी चीज़ आपका मत छूटे। पूरा कोशिश है जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं चीज़ को फिल्टर करके मेरे द्वारा आपको तक पहुँचाई जा रही है, ठीक है। गुप्तकालीन प्रमुख दरबारी के नाम और विभाग, तो हरिसेन जो आपको पता है कि प्रयाग प्रशस्ति लिखे थे, समुद्रगुप्त को उल्लेख किए थे, वो एक अधिकारी थे, उनके अंतर्गत किन किन विभागों को रखा गया था? तो समुद्रगुप्त का महादंड नायक एवं संधि विग्रहक, ठीक है, इतनी विभाग इनको हरिसेन को दिया गया था। महादंड नायक थे और संधि विग्रहिक, ठीक है, संधि विग्रहिक। फिर आते हैं वीरसेन जो शैव भक्त थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति था या मंत्री या संधि विग्रहित, तीनों चीज़ों का उल्लेख मिलता है वीरसेन का। चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति था, मंत्री था और संधि विग्रहिक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। शिखर स्वामी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। शिखर स्वामी कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री का नाम था शिखर स्वामी। आम्र का दर्व बौद्ध मत अनुयायी थे, चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनानी थे। पृथ्वीसेन कुमारगुप्त का मंत्री था। पृथ्वीसेन किसका मंत्री था? तो कुमारगुप्त का याद रखिएगा। गोविंद गुप्त ये चंद्रगुप्त के काल में तीरभुक्ति का प्रशासक था। तो तीरभुक्ति का प्रशासक कौन था? तो गोविंद गुप्त। फिर पर्णदत्त देखते हैं, ये स्कंदगुप्त प्रथम के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल था। तो पर्णदत्त क्या था? तो स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल था, याद रखेंगे इसको। फिर आगे देखते हैं घटोत्कच गुप्त, ये आपके कुमारगुप्त प्रथम के समय पूर्वी मालवा का प्रशासक था। तो कुमारगुप्त प्रथम के समय पूर्वी मालवा का प्रशासक था। चीरादत्त कुमारगुप्त प्रथम के समय उत्तरी बंगाल का राज्यपाल था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें का, जैसे पृथ्वीसेन हो गए, हरिसेन हो गए, वीरसेन हो गए, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। बाकी को आप लोग एक बार पढ़ के नोट्स बना लीजिएगा तो आपके दिमाग में छपे रहे। जब पेपर होगा तो आपको 5 मिनट 10 मिनट में आप 4 क्लास, भले ही 4 क्लास में आपके गुप्त साम्राज्य कंप्लीट किए हैं, लेकिन आप नोट्स बनाए होंगे तो अब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको मात्र 1 घंटे में आपका पूरा कंप्लीट रिविजन हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं नोट्स बनाने बोला था। आगे देखते हैं गुप्तकालीन स्थिति, देखते हैं एक दृष्टि में जो मेन थे उसको मैंने अलग से बना दिया है, तो इसको देख लीजिए। आर्थिक दशा कैसी थी, किसके आधार पर चलते थे? तो कृषि, उद्योग धंधे, व्यापारी संघ, इन तीनों के आधार पर आर्थिक स्थिति चलती थी गुप्त साम्राज्य की। सामाजिक दशा की बात करें तो सुखी और समृद्धशाली जीवन था। संयुक्त परिवार प्रथा थी, स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, जाति प्रथा थी, अब स्पृश्यता भी थी, दास प्रथा भी थी, आश्रम व्यवस्था भी थे, केश कलाप, श्रृंगार, आभूषण, वस्त्र, खान पान, आमोद प्रमोद, मतलब हंसी मजाक वाला, लोगों का उच्च नैतिक स्तर, ये उनकी आपकी सामाजिक स्थिति थी, मतलब इक्वल वार अच्छी लगती, ठीक है। कुरीतियाँ भी थी, दास प्रथा ये सब भी थी, लेकिन अच्छी भी थी। धार्मिक स्थिति की बात कर लेते हैं तो धार्मिक सहिष्णुता थी, धार्मिक भक्ति का महत्व था, मंदिरों का निर्माण हुआ, विदेशियों को हिंदू बनाना, विदेशों में हिंदू धर्म का फैलना, हिंदू धर्म की प्रगति, सूर्य, नाग और यज्ञों की पूजा करने, ये सब प्रचलित थी। प्रमुख धर्म की बात करें वैदिक धर्म भी था,
पौराणिक धर्म भी था, वैष्णव धर्म था, शैव मत भी था, बौद्ध मत भी था, जैन मत था। इसीलिए तो बोला गया धार्मिक सहिष्णुता था। जो भी राजा जिसको मानता था उसके अलावा हर सभी पर ध्यान देता था। हर धर्मों का अद्भुत प्रचार प्रसार समृद्धि के लिए वो काम किए हैं। ठीक है, इसीलिए धार्मिक सहिष्णुता का स्थिति था गुप्त साम्राज्य में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। थोड़ा सा प्रशासन को और शॉर्ट में निपटा देते हैं रिवीजन के थ्रू से। गुप्त शासकों में प्रशासनिक दृष्टि से अपने साम्राज्य को विभिन्न सोपानों में निम्न से उच्च तक विभाजित कर रखा था और वे अपने अधीनस्थ उच्च अधिकारियों के माध्यम से शासन चलाते। ठीक है, स्टेप बाई स्टेप बटा हुआ था छोटे से बड़ा रूप में। प्रशासन की सुविधा के लिए गुप्त साम्राज्य प्रांतों में बटा हुआ था। पढ़े हैं सभी चीज़। प्रांत को क्या बोलते थे? देश, अवनी तथा भुक्ति कहा जाता था। ये पूछता है प्रांत को क्या, मतलब राज्य समझ सकते हो अभी के, तो उसको क्या बोलते थे? देश बोलते थे, अवनी बोलते थे, भुक्ति। तीनों नाम आपको याद रहना चाहिए, कुछ भी पूछ सकता है। देश, अवनी, भुक्ति। भुक्ति के शासक को उपरिक कहा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा, प्राण को देश, अवनी, भुक्ति तो बोल ही रहे हैं। अब इसके जो शासक रहेंगे उसको क्या बोलेंगे? उपरिक। तो याद रखिएगा, जो प्रांत का प्रमुख होता था, जो शासन करता था, उसको उपरिक बोला जाता था। सीमांत प्रदेश के शासक को गुप्ता बोला जाता था, गुप्ता। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ, फिर से भुक्ति टूटा। अब देखिए, पहले राज्य है, ठीक है, फिर प्रांत है, फिर आपका भुक्ति है। ठीक है, फिर भुक्ति आपका टूटेगा, कहाँ टूटा है? जिलों में, जिसको क्या बोला जाता है? जिला तो अभी बोलते हैं, उस समय क्या विषय बोला जाता था। जिले को विषय कहा जाता था। विषय के प्रधान को विषयपति कहा जाता था, मतलब कलेक्टर। अभी के जो कलेक्टर होते हैं उस समय के विषयपति रहते थे। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी, तो सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम, जिसका प्रशासन ग्राम सभा द्वारा चलाया जाता था। ग्राम सभा को मध्य भारत में पंचमंडली तथा बिहार में ग्राम जनपद कहा जाता था। इस चीज़ को याद रखिएगा, ग्राम सभा को मध्य भारत में पंचमंडली कहा जाता था, ग्राम सभा को पंचमंडली, और बिहार में ग्राम जनपद कहा जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। दामोदरपुर ताम्रपत्र में ग्राम सभा के अधिकारियों का नाम मिलता है। तो दामोदरपुर ताम्रपत्र है जिसमें गुप्त कालीन प्रशासन के समय जिन भी अधिकारियों का ग्राम सभा के रूप में दायित्व मिला था उनका नाम मिलता है। ग्राम सभा के अधिकारियों का नाम गुप्त काल में किस ताम्रपत्र से मिला है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन आप लोग बना के ध्यान से पढ़ा करें। ठीक है, गुप्त काल में ग्राम सभा के अधिकारियों का उल्लेख किस ताम्रपत्र में हुआ? तो दामोदरपुर ताम्रपत्र, याद रखिएगा। महत्तर, महतो, महता, अष्टकुलाधिपति, ग्रामिक, कुतुम्बिनी, ये सब अधिकारियों का नाम ग्राम सभा के उल्लेख हुआ है दामोदरपुर ताम्रपत्र में। आगे देखते हैं। प्रांतों के शासकों को सामान्यतः कुमारा मात्य कहा जाता था। जो भी प्रांत थे उनके शासकों को सामान्यतः कुमारा मात्य कहा जाता था। ठीक है, चलिएगा आगे देखेंगे। जो देश का प्रधान होता है गुप्ता होता था। शासन की इकाई अधिकरण कहलाती थी। ताम्रलिप्ति नामक बंदरगाह, इस चीज़ को इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ताम्रलिप्ति नामक जो बंदरगाह था, ठीक है, एयरपोर्ट, अभी पोर्ट बोल सकते हो, जो होता है समुद्र के किनारे, उसी बोलते हैं बंदरगाह। ठीक है, ताम्रलिप्त नामक बंदरगाह का प्रयोग गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। ठीक है, चलेगा। अभी बात जितने भी अधिकारी हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा के नोट्स बना लीजिएगा। इससे क्वेश्चन बनने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। कहीं इस क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से भी सबसे पहले उठाने की प्रायिकता रहती है। प्रतिहार किसको बोलते हैं? तो अंतःपुर का जो रक्षक होता है उसको प्रतिहार बोला जाता था। महाप्रतिहार किसको बोला जाता है? जो राजमहल के रक्षकों का प्रधान होता था। राजमहल में जितने भी रक्षक होते थे उसका मेन जो होता था उसको महाप्रतिहार बोलते हैं। महासंधि विग्रही, मतलब संधि करा रहा है, संधि करा रहा है मतलब युद्ध संबंधित है। तो महासंधि विग्रही ये होता है युद्ध एवं शांति का मंत्री होता है। ठीक है, दंडपाशिक पुलिस अधीक्षक को बोला जाता था। विनय स्थिति स्थापक, ये धर्म संबंधी मामलों का अधिकारी होता था, उसको विनय स्थिति स्थापक बोला जाता था। क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लोग शेयर जरूर किया करें, लाइक जरूर किया करें। जिन लोग भी बीच में देख रहे हैं आपको बता दूं डेली 9 PM में क्लास हो रही है। उसके बाद आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है बैच में। उसके बाद आपका टेस्ट लेकर इनके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, CG टेस्ट, क्षत्रिय व्यापम, शिक्षक भर्ती, सभी के लिए उन सभी को कवर करा दिया जा रहा है ताकि आप एकदम परफेक्ट तैयारी के साथ मैदान में उतरें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुमारा मात्य ये उच्च पदाधिकारियों का विशिष्ट वर्ग था। नगर श्रेष्ठी ये नगर के महाजनों का प्रमुख था। सार्थवा ये व्यापारिक कारवा के प्रधान था। प्रथम कुलिक ये प्रधान शिल्पी थे। प्रथम कायस्थ ये मुख्य लेखक थे। ध्रुवाधिकरण ये भूमि का संग्रह करने वाला था। ठीक है, आगे देखते हैं। महाक्षपटलिक ये भूमि आलेखों को सुरक्षित करने वाला को
पटलिक बोला जाता था। जो भी भूमि आलेख है, जमीन संबंधित है, उन सभी के जो कागजातों को जो समेट के रखता था वहाँ उसे महाक्ष पटलिक कहा जाता था। न्यायाधिकरण किसको बोला जाता था? भूमि संबंधी विवादों को निपटाने के लिए न्यायाधिकरण रहते थे। अग्रहारिक किसको बोलते थे? दान विभाग के जो अध्यक्ष थे उसको अग्रहारिक बोला जाता था। सौल्किक किसको बोलते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। भू राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारी को सौल्किक बोलते हैं। ये पूछा गया भाई, शिक्षक भर्ती सीजीटेट वाला ध्यान दीजिएगा। सौल्किक, भू राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारी को सौल्किक बोला जाता था। गौल्मिक, ये जंगल का अधिकारी होता था। गौल्मिक को किसको बोलते हैं? जंगल के अधिकारी को। पुस्तपाल, ये लेखा जोखा रखने वाले अधिकारी को बोलते थे पुस्तपाल किसको बोलते हैं? लेखा जोखा रखने वाले अधिकारी को। थापती किसको बोलते हैं? जो पदाती सैन्य विभाग का प्रमुख, जो पैदल चलने वाले सैनिक रहते थे उनके प्रमुख को थापती बोलते थे। फिर सर्वाध्यक्ष किसको बोलते हैं? समस्त केंद्रीय विभागों के प्रधान को सर्वाध्यक्ष बोलते थे। नोट्स बनाइएगा, दोबारा पढ़िएगा तो आपको याद होगा ना। ज्येष्ठक किसको बोलते हैं? श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक बोलते थे। निगम किसको बोलते थे? व्यापारिक समिति के जो प्रधान होते थे वो निगम बोलते थे। ये इंपॉर्टेंट बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, या क्लास के बाद आप इसको नोट्स बना लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 2 बार 3 बार पढ़ेंगे आप इसको, तभी रिवाइज होगा, तब जाके आपका ये याद होगा। ऐसे में आपका याद नहीं होगा भैया, ठीक है। जिस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को बहुत अनुभव से बोलता हूँ, आप लोग ध्यान से सुना करें। चलिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रमुख कर टैक्स क्या क्या लेते थे ये पूछता है। आज अंतिम क्लास है, फिर कल से नया टॉपिक स्टार्ट होगा। भाग किसको बोलते हैं? तो भाग आपके भूमि कर का लगभग 1/6 भाग लिया जाता है टैक्स के रूप में। भोग, राजा को प्रतिदिन दैनिक वस्तुएं, फल फूल सब्जी के रूप में दिया जाने वाला कर को भोग बोला जाता था। मतलब भोग बिला की वस्तुएं थी राजा को देने के लिए, उसको भोग टैक्स बोला जाता था। उदंग, ये स्थायी कृषकों पर लगाया जाना भूमि कर है। जो स्थायी कृषक होते थे उनको भूमि टैक्स दिया जाता था, उन्हीं को बोलते थे उदंग टैक्स को। ऊपरी कर, अस्थायी कृषकों पर लगाया जाने वाला कर। तो याद रखिए, अस्थायी बोलेगा तो ऊपरी कर और स्थायी बोलेगा तो उदंग, ठीक है। भूतावाट प्रत्याय, ये विदेशी वस्तुओं के आयात पर लगता था। जो भी विदेश से हम लोग वस्तु मंगाते थे उसके आयात पर राजा को टैक्स देना पड़ता था, उसका नाम क्या था? भूतावाट प्रत्याय। फिर शुल्क है, सीमा, बिक्री की वस्तु आदि पर लगने वाले टैक्स को शुल्क बोला जाता था, ठीक है। लास्ट कुछ शब्दावली और कर लेते हैं, फिर ये खत्म हो जाएगा। 2 स्लाइड और बचा है, इसको कवर कर लेते हैं, फिर आप लोग का आज की क्लास गुप्त साम्राज्य खत्म हो जाएगा। हिरण्य किसको बोलते हैं? शब्दावली उसका अर्थ बता रहे हैं। हिरण्य किसको बोलते थे? जो नगद कर अदायगी करते थे, मतलब डायरेक्ट पैसे के रूप में हम लोग टैक्स देते थे डायरेक्ट, ठीक है, मुद्रा के रूप में, पैसे के रूप में, उसको बोलते हैं हिरण्य। मेय किसको बोलते हैं? अन्न के रूप में कर देते थे, उसको मेय बोलते थे। विष्टि किसको बोलते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके टेस्ट में डलवाया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो बेगार, ठीक है, बिना पैसे के जो काम करते हैं उसको विष्टि बोला जाता है। हल दंड, हल पर लगने वाला कर है। क्षेत्र, खेती योग्य भूमि पर लगता है। वास्तु, निवास योग्य भूमि को वास्तु बोला जाता है। सील किससे संबंधित है? तो बंजर भूमि से संबंधित है सील। अपरहत, ये जंगली भूमि को बोला जाता था। रहत और घटी तन यंत्र, सिंचाई में प्रयुक्त यंत्र को रहत और घटी यंत्र बोला जाता था। दिनार, ये गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को दिनार बोला जाता था। तो इतने शब्दावली आपको याद होने चाहिए, समझ में आने चाहिए, कहीं भी यूज़ होता है तो गुप्त काल की प्रमुख शब्दावली। और अंतिम में लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर कर लेते हैं, ठीक है, चलेगा। तो देखिए, गुप्त काल के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको कवर कर रहे हैं, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। राजपत्र वंशानुगत था, ठीक है, राजा का बेटा ही राजा बनता था। राजा को पालनकर्ता भगवान विष्णु के रूप में देखा जाता था। देखिएगा, राजा की तुलना भगवान विष्णु से की जाती थी। तथा सबसे बड़े अधिकारी कुमारा मात्य होते थे। वर्ण अवस्था की विशेषता, वैश्यों की सामाजिक स्थिति में गिरावट एवं क्षुद्रों की स्थिति में अपेक्षाकृत सुधार था। सती प्रथा का सर्वप्रथम प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के ईरान अभिलेख से मिलता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10 बार इसको पढ़ लिख के याद कर लीजिएगा। सती प्रथा का सर्वप्रथम प्रमाण किससे मिला है? 510 ईस्वी में भानुगुप्त के ईरान अभिलेख से मिलता है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। समाज में दहेज प्रथा था, पर्दा प्रथा था, बाल विवाह था, दास प्रथा, ये सब चीज़ें विद्यमान थी। फाहियान ने अस्पृश्यता का उल्लेख किया है। आगे देखते हैं। चांदी के सिक्कों का प्रयोग स्थानीय लेन देन के लिए होता था। स्वर्ण मुद्रा दिनार थी। रोमन साम्राज्य के विभाजन से संभवतः विदेशी व्यापार में गिरावट आई। फाहियान के अनुसार सामान्य लोग खरीद बिक्री के लिए कौड़ी का उपयोग करते थे। ये इंपॉर्टेंट, आपको पहले ही बता चुका हूँ। गुप्त काल में सबसे छोटी इकाई बोली जाएगी मुद्रा की कौड़ी होती थी, ठीक है।
तो बस कंप्लीट हो गया आपका गुप्त साम्राज्य। मेरे को पूरा उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से नोट्स बना के तैयारी किए होंगे और आपका रिजल्ट हर टेस्ट में आपका 80+ आ रहा होगा। और जिन लोग का नहीं आ रहा होगा, मैं गर्व के साथ बोल सकता हूँ कि आप लोगों ने क्लास नहीं देखा होगा, नोट्स नहीं बनाया होगा, क्लास भी देख रहे होंगे। अगर आप हाथ से लिख के नोट्स बनाते तो आपको पूरा दिमाग में छप जाता है, ऑप्शन देखते साथ आपको याद आ जाता है। आपको याद करना नहीं पड़ता, उसको रिवाइज करना नहीं पड़ता, ऑप्शन देखते साथ आपको याद आ जाता है। ठीक है, तो आपको हमारा इकाई नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य दोनों कवर करा देते हैं। आगे देखते हैं क्या कराना है, आपको कल पता चलेगा कल की क्लास में क्या होगा। ठीक है, इतना को रिवाइज कर लीजिएगा, 8 क्लास हो चुके हैं। ठीक है, और जिन लोग भी रजिस्ट्रेशन नहीं करा आज करवा ही लीजिए। मैं शुरू में भी समझाया था, अंत में भी बोल रहा हूँ, अभी आपका पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, समय इंपॉर्टेंट है। आप एक एक समय किसको दे रहे हैं, आपकी सिलेक्शन के लिए वो काम कर रहे हैं नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप कितना भी पैड कोर्स ले लीजिए, वीडियो लेक्चर ले लीजिए, कुछ भी पढ़िए, कोई काम के नहीं आएगा जब तक आप टेस्ट नहीं दिलाएंगे, उससे संबंधित सभी संभावित क्वेश्चनों को कवर नहीं करेंगे। वो भी ऐसा टेस्ट नहीं कि 10-20 दे दिया और आप जय श्री राम वाला। आज से लेकर जब तक पेपर नहीं, चाहे 2025 में होगा, 2025 तक हम आपके साथ देंगे। बस आपको बस साथ देना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि हमारा बैच मजबूत बना रहे, अंतिम समय तक आपके साथ खड़ा होने के लिए हमारा भी क्षमता रहे। ठीक है, तो अपनी स्टेटस में दबा के आज शेयर कीजिएगा, जितने ज़्यादा लोगों को आज जोड़िए, आज जोड़ के दिखाइए आप लोग। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट। जिन लोग भी नए होंगे हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको जो भी क्लास हो अपडेट आपको नोटिफिकेशन 30 मिनट पहले मिल जाता है। ठीक है, चलिएगा शेयर करिए अपनी स्टेटस में।